मित्रों, मैं आपका दोस्त आशुतोष जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ हैं। हमारे पास एक अपडेट आई है कि सीबीएसई ने अपना टाइम टेबल लगभग घोषित कर दिया है कि वो 1 जुलाई से 10वीं और जो भी 12वीं के एग्जाम हैं वो करवाने की चेष्टा करेगी। तो हमारी राजस्थान बोर्ड ने भी निर्णय लेने में दिखाई है एक्टिविटी, और वो भी हो सकता है आपको बहुत जल्द आपकी 10वीं कक्षा की और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का पता चले। मैं आशा करता हूं आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखें, जिससे आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें, आपका अध्ययन प्रभावित नहीं हो। ठीक है। और आज हो गई है 19 मई। आज आपको पता है हमारे राजस्थान के विख्यात प्रख्यात और प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनके जीवन से हम वीरता समर्पण के गुण को ग्रहण कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं। हम देख रहे थे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है कक्षा 10 के चौथे पाठ को। मैंने आपको बताया था कि ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने पढ़ लिया था प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी में जो शामिल अंग है, प्रतिरोधक क्षमता। फिर हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की एक प्रतिरक्षा पाई जाती है। एक जो प्रकृति के द्वारा देन है वो है जन्मजात प्रतिरक्षा, और जो वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जन्मजात प्रतिरक्षा में हमने देखा था फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, और बुखार और सूजन जो थे वो फिजिकल बैरियर थे। उसके बाद में उपार्जित प्रतिरक्षा में हमने देखा कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उनको देखने के बाद में हमने प्रतिजन का अध्ययन किया कि प्रतिजन क्या होता है। प्रतिजन हमारे शरीर में बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो प्रतिजन होता है, जिसका आणविक भार लगभग 6000 डाल्टन होता है। वो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और वसा, न्यूक्लिक अम्ल कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर प्रतिजन जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी जुड़ने वाला जो स्थान है, प्रतिजन के जिस स्थान पर प्रतिरक्षी जुड़ता है, हमने देखा था उसको कहते हैं एपिटोप। और प्रतिरक्षी के उस स्थान को जो एपिटोप पे जुड़ता है उसको हमने कहा था पेराटोप। जैसे ये बताया था हमने, ये प्रतिजन है, ये एपिटोप है, ये एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी है, और ये इसका पेराटोप है। तो इसके जुड़ने के स्थान को एपिटोप और पेराटोप कहा था। और ये 8 से 9 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। ठीक। कल हमने प्रतिरक्षी के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था कि प्रतिरक्षी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन भी कहलाता है। इम्यूनोग्लोबिन यानी जिसको आईजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। प्रतिरक्षी जो है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, और ज्यादातर एंटीजन भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक। अब इसके पेराटोप भाग को हमने देखा, एपिटोप और पेराटोप। अब हम देखते हैं आज हम प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर Y, मैं यहां पर पहले से मैंने नामकरण कर रखे हैं, और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा वो नामकरण में मिटाऊंगा तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर सही आ जाएगी इसकी। ठीक। प्रतिरक्षी जो है वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर Y की शेप का होता है, जो लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें एक H श्रृंखला कहलाती है और एक L श्रृंखला कहलाती है। बड़ी श्रृंखला जो है वो H श्रृंखला और छोटी श्रृंखला जो है L कहलाती है। इसे HL डाइमर कहते हैं। HL डाइमर कहते हैं। एक प्रतिरक्षी के अंदर ये 2 हो सकती है, यानी ये एक HL डाइमर है, ये एक HL डाइमर है। तो ये 2 जुड़कर जो है एक प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ठीक है। अब इस HL डाइमर के अंदर हम देखते हैं कि ये जो बड़ी श्रृंखला है, ये बड़ी श्रृंखला है,
ये 440 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है, यानी प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्लों से बनती है, इसलिए ये 440 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है एक। और ये छोटी श्रृंखला है, ये 220 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। ठीक है, हमने देखा कि बड़ी वाली श्रृंखला 440 की और छोटी वाली श्रृंखला 220 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। ठीक है, अब ये जो श्रृंखलाएं हैं ये आपस में बंद रहती है और इस बंद को डाइसल्फाइड बंद कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डाइसल्फाइड बंद। देखिए ये जो छोटी श्रृंखला है वो भी डाइसल्फाइड बंद से जुड़ी है और जो बड़ी श्रृंखला है वो भी डाइसल्फाइड बंद से जुड़ी है, क्योंकि ये इसको स्थायित्व या स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद में डाइसल्फाइड बंद के बाद में हम देखते हैं कि इस प्रतिरक्षी के दो सिरे, प्रतिरक्षी के श्रृंखलाओं के दो सिरे हैं, इधर NH2 समूह है और इधर COOH समूह है, क्योंकि ये एमिनो अम्ल में भी होते हैं, एमिनो अम्ल से ही बनी है इसलिए NH2 और CO हो गए और इसमें NH2 और कार्बन एंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा प्रतिरक्षी है ये Y आकार का होता है। इस Y आकार के अंदर डाइसल्फाइड बंद होते हैं। यहां पर ये Y का जो ज्वाइंट प्लेस है इसको कहते हैं हिंज। क्या कहते हैं? हिंज, जिससे किसी भी प्रकार का प्रतिजन छोटा या बड़ा इसके अंदर फिट हो जाता है, ये फैल सकता है हिंज जो है। ठीक है, हाँ, अब ये जो स्थल है इसके ये स्थल कहलाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी प्रतिजन बद्ध स्थान, यानी प्रतिजन को जुड़ने के लिए जो स्थान प्रदान करते हैं वो ये एंटीजन बाइंडिंग स्थान प्रदान करती है, दोनों तरफ होती है। अब पूरी प्रतिजन जो है वो दो भागों में बटी होती है, एक तो अस्थिर भाग वेरिएबल पार्ट और एक होता है स्थिर भाग या कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, अस्थिर भाग जो है वो परिवर्तनशील होता है, वो प्रतिजन की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होता है, लेकिन ये स्थिर भाग जो है वो स्थिर रहता है। अब इसमें देखते हैं अस्थिर भाग जो है, अस्थिर भाग है वो इतना, जहां पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट थी वो अस्थिर भाग होता है। ठीक है, अब ये लाइट होती है, मैंने पहले भी बताया था, ये 220 एमिनो अम्ल से बनी होती है और ये वाली 440 एमिनो अम्लों से बनी होती है। यहां पर जो प्रतिजन जुड़ने का स्थान होता है, इस श्रृंखला को इधर FAB कहते हैं और इस इधर वाले पार्ट को FC कहते हैं। जो स्थायी भाग होता है उसको तो कहते हैं FC और जो अस्थायी भाग होता है या वेरिएबल होता है उसको FAB कहते हैं। ठीक, अब इसके अंदर हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रतिजन की संरचना देखी। प्रतिजन जो है अल्फाबेटिक के Y आकार के जैसा होता है। ये आपके सामने प्रतिजन की संरचना आ रही है, देखिए Y आकार का ये प्रतिजन की संरचना आ गई कि प्रतिरक्षी की संरचना आ गई, ये Y आकार का होता है, प्रतिरक्षी Y आकार का होता है। अब प्रतिरक्षी होते कितने प्रकार के हैं हमारे शरीर के अंदर, ऐसे ही प्रतिरक्षी जो है वो हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जिनको जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन एक गामा कहलाता है, एक ये IgG जो है वो गामा कहलाता है, IgM जो है वो म्यू और ये अल्फा, IgA अल्फा और IgE एप्सिलॉन और IgD डेल्टा, यानी ये इन प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक, अब अगला देखते हैं कि IgG जो है वो मोनोमेरिक होता है, ये डाइमर बना हुआ है, वैसे ही ये मोनोमर होता है, एक ही श्रृंखला से बना हुआ होता है और प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है। IgG प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी कैसे है? यानी हमारे रक्त समूह के अंदर हर समय जो प्रवाहित होने वाला प्रतिरक्षी है वो IgG है, जो सामान्य काम करता रहता है। और माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस गर्भ के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा, यानी माता से प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जाने वाला केवल एकमात्र प्रतिरक्षी जो है वो IgG है, और कोई भी प्रतिरक्षी जो है वो बच्चे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, और ये IgG ही
उस बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी उसमें रोग होने से बचाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं आईजीएम। ये इसको म्यू कहते हैं। ये पेंटामेरिक होता है। जिस प्रकार ये मोनोमेरिक था, ये डाइमर है, उसी प्रकार ये पेंटामेरिक यानी 5 श्रृंखलाओं से बना होता है और प्रतिजन प्रतिक्रिया में उत्पन्न प्रथम प्रतिरक्षी होता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया यानी जब सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन प्रवेश करता है तो स्वाभाविक जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय होता है। तो उस समय हमारे शरीर के अंदर बनने वाली सबसे पहली ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी आईजीएम होती है। ठीक है, अब आईजीएम के बाद में उत्पन्न होने वाली द्वितीय प्रतिरक्षी आईजीजी होती है। जब प्रतिजन के प्रति क्रिया करनी होती है तब सामान्य रूप से ये घूमती रहती है शरीर के अंदर। फिर अगला है आईजीए। आईजीए को अल्फा कहा जाता है और ये डायमेरिक होती है। उसी प्रकार द्विलक होती है डायमर। ये इसकी एक विशेषता है कि ये माँ के दूध में पाई जाती है, यानी जब बच्चा जन्मता है तो माँ के दूध के अंदर आईजीए प्रतिरक्षी पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि वही दूध जो है वो उसे पोषण, जल, भोजन सभी की पूर्ति करता है और रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता इस प्रतिरक्षी के कारण बढ़ाता है। ठीक, फिर अगला है आईजीई एप्सिलॉन। ये मोनोमेरिक यानी एक श्रृंखला से बना होता है और एलर्जी वगैरह होने पर ये आईजीई जो है वो ज्यादा सक्रिय होता है। और अगला है आईजीडी। इसको डेल्टा कहा जाता है। ये सामान्य रूप से शरीर में पाया जाता है। प्रतिरक्षी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद में हमने देख ली प्रतिरक्षी की संरचना। सामान्य संरचना इतना कोई हार्ड नहीं है। ये वाई आकार का होता है। ये बड़ी वाली श्रृंखला 440 एमिनो अम्ल की बनी होती है, छोटी वाली श्रृंखला 220 एमिनो अम्ल की बनी होती है और इधर वाला पार्ट ये जो इतना पार्ट होता है इसका वो अस्थिर होता है और इतना स्थायी होता है, स्थिर होता है। और ये जो वेरिएबल होता है इस वाले पार्ट को FAB कहा जाता है और जो स्थिर पार्ट होता है वो COOH की तरफ होता है, इसको FC कहा जाता है। ठीक है, अब आगे ये जो सब श्रृंखलाएं हैं वो डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई होती है। बस हो गया, ये प्रतिरक्षी है और इसमें ये हिंज जॉइंट पाया जाता है। इस हिंज जॉइंट के कारण कोई भी प्रतिजन जो है छोटा या बड़ा इसके अंदर सेट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, हमने देख लिया कि एंटीबॉडी के आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, ये प्लेसेंटा को पार करती है आईजीजी और आईजीएम सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी हो गई कि जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो। और आईजीए माँ के दूध से बच्चे को प्राप्त होती है और आईजीई जो है वो एलर्जी आदि कारणों को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा प्रतिरक्षा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे रक्त और रक्त समूह है। रक्त को हमने पहले पढ़ लिया है। रक्त को हमने पहले आप याद कीजिए, दूसरे नंबर के पार्ट के अंदर हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र आया था, उसमें हमने रक्त के बारे में पढ़ा। सामान्य बात पढ़ी थी रक्त की कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, सारे शरीर में परिवहन करता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जिस प्रकार किसी देश का परिवहन तंत्र होता है उसी तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र व्यवहार करता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। इसके कार्य भी हमने देखे थे कि रक्त जो है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और भोजन को अवशोषित करने के बाद में संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और उत्सर्जी पदार्थों को यकृत तक पहुंचाता है, किडनी तक पहुंचाता है, हमारे शरीर के हार्मोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने के लिए पूरे शरीर की जांच करता है। तो इस प्रकार हमने रक्त के बारे में बहुत सारा पढ़ा। रक्त समूह के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा कि रक्त समूह हमारे अंदर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक एबीओ रक्त समूह है और एक आरएस रक्त समूह है। अब ये रक्त समूह है जो हमने पढ़ा कि रक्त दो संगठन से बना होता है, एक प्लाज्मा और एक कोशिकाएं। प्लाज्मा हमने देखा कि 92% तक जल होता है, 8% तक उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी होती है वो होती है और बाकी 55% प्लाज्मा होता है, 45% कोशिकाएं होती है। उन 45% कोशिकाओं के अंदर लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स थी।
अब लाल रक्त कणिकाएं जो थी वो ऑक्सीजन को लाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करती थी, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं थी वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कर रही थी, और प्लेटलेट्स जो थी वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमा रही थी। कहीं भी हमारी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स जमाती है। ठीक, डब्ल्यूबीसी का हमने महत्व यहां देख लिया था कि डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारी प्रतिरक्षी तंत्र में काम करती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की दो कोशिकाएं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों फेगोसाइट है, और लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है प्लाज्मा सेल में बदलकर। तो इस प्रकार हमने प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में संपूर्ण इसके अंदर जो आपके सिलेबस के यानी पाठ्यक्रम से संबंधित है वो लगभग कंप्लीट कर लिया। रक्त समूह में हमने देखा था ABO, ये रक्त समूह है जो है वो हमारी जो रक्त कोशिका होती है, कौन सी, RBC, उस RBC से संबंध होते हैं। RBC के ऊपर ये प्रतिजन पाए जाने के आधार पर रक्त समूह निर्धारित होते हैं। अगर RBC के ऊपर A प्रतिजन है तो वो A रक्त समूह हो गया, B प्रतिजन है तो वो B रक्त समूह हो गया। अगर RBC के ऊपर A और B दोनों हैं तो वो AB रक्त समूह हो गया। अगर RBC के ऊपर कोई भी प्रतिजन A और B कोई भी प्रतिजन नहीं है तो वो O रक्त समूह हो गया, O रक्त समूह हो गया। ठीक है, और अगला था कि जब RBC के ऊपर RH फैक्टर पाया जाता है तो उसको मतलब पॉजिटिव कहते हैं, यानी RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसपे नहीं पाया जाता उसको RH नेगेटिव कहते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि जो A पॉजिटिव है इसका मतलब उसके ऊपर A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है, और दूसरा A नेगेटिव है इसका मतलब उसके ऊपर A एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है। तो इस प्रकार हमने रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया था। रक्त समूह की कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो रक्त समूह जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने खोज की थी रक्त समूह की, और उसके बाद में हम देख रहे थे कि एंटीजन का ही काम चल रहा है यहाँ पे, एंटीजन, लेकिन ये एंटीजन जो है इनके प्रति कोई भी प्रतिरक्षी हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती, क्योंकि यह सामान्य रूप से हमारे शरीर के अंदर कार्य करने वाली प्रतिरक्षी हैं। क्योंकि A भी एंटीजन होता है तब A ग्रुप होता है, B भी एंटीजन होता है तब B ग्रुप होता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि हमारे शरीर के अंदर रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं, ABO और RH रक्त समूह। तो आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको समझाने में सफल रहा तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे लाभ हुआ है, मुझे मेरे अन्य किसी मित्र को, अन्य व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए, तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ऑल करें मेरे चैनल GS गुरु आशु जी को, ताकि मैं समय समय पर जो आपके लिए उपयोगी वीडियो हैं वो बनाऊं तो आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो जाए। मेरा आज का संदेश यही है कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है और उनका टाइम टेबल भी आ जाएगा जल्दी ही, तो उनकी तैयारी में लगे। और जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही है, जो प्रमोट हो गई हैं, वो अपने जो आगे वाले अग्रज जो भाई बहन हैं उनसे किताब लें और आगे की क्लास की पढ़ाई शुरू कर दें अभी भी। अगर आप आगे की क्लास की पढ़ाई अभी शुरू करोगे तो आपके लिए वो जब स्कूल खुलेगी तो बहुत लाभदायक रहेगी। इसलिए घर पर रहें, अध्ययन करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।